प्रजापति। मैं बुंदेलखंड में कृषि सलाहकार के रूप में विगत 5 साल से काम कर रहा हूं। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है। आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है। बुंदेलखंड के 13 ज़िलों में लगभग सभी जगह पानी की समस्या है, जिसके कारण आए दिन के यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं, वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार बेद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार कुशवाहा है। मेरा नाम लीला देवी प्रजापति है। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव। हमारा नाम है भुवन देवी। चूँकि मैं खुद एक फार्मर हूँ और मेरे पिताजी दादा लोग भी खेती करते रहे हैं, पहले से आज की कंडीशन में ऐसा कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है, जिसके कारण मेरे परिवार की और मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। परंपरागत खेती में बारिश का बहुत बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि जिस समय अपन बोनी करते हैं उस समय पे पानी नहीं गिरता है। पानी ना गिरने से कई बार ऐसा होता है कि पौधा जर्मिनेट ही नहीं होता है। जब जर्मिनेशन नहीं आता तो कई बार किसान को दोबारा बोनी करनी पड़ती है। शुरू में तो एक समस्या आती है, जब अपना हार्वेस्ट का समय आता है तब भी पानी अपने हिसाब से या फसल के हिसाब से नहीं गिरता है। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, जब अपन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं तभी बारिश हो जाती है तो इस फसल को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसको अपन रोक नहीं सकते। ये बहुत बड़ी समस्या होती है परंपरागत खेती में। जिस समस्याओं के साथ साथ एक तो खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए नेट एफएम कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट एफएम कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट एफएम में जो ड्रिपर होता है, ड्रिप में तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10 हज़ार प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है, जिससे हमारे 10,000 पौधे लगातार हमें फल देते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ पौधे फल दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। जी, नेट एफएम में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का जो ये सर्वे है इंडो इजराइल MOU जो साइन होना है उसको लेके, आई थिंक अगर ये चीज़ होती है तो इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। लो वाटर फार्मिंग लोग ऑप्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए। और जो हमारे चेक डैम्स वगैरह हैं उसमें भी आई थिंक ये लोग हेल्प करेंगे। सेकेंड, जो पुराने तालाब हैं, पुराने कुएं सूखे हुए पड़े हुए हैं, एंशियंट चंदेलकालीन जो यहाँ पे कुएं हैं, तालाब हैं, उनका भी आई गेस रिवाइवल में काफ़ी हेल्प होगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसान को पानी कितना यूज़ करना है खेती के लिए, उसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन सी फसल के लिए हमें कितना पानी लगाना है। मतलब एक नॉर्मल गेहूं की फसल के लिए कितने पानी उनको चाहिए पड़ेगा, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उनके साथ काम होगा, तो पानी भी कई कई जगहों पे रोका जाएगा। आई थिंक हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी के संग संग मिट्टी भी पैरेलली चलती है। जहाँ पे हम मिट्टी रोक पा रहे हैं वहीं पे हम पानी रोक पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आसपास के जो नदियाँ हैं, नदियों के आसपास से लोगों ने पेड़ हटा दिए हैं, काट दिए हैं, या लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से नदियों के और नहरों के आसपास हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वहाँ की मिट्टी रुके। और जितना वहाँ पे मिट्टी रुकेगी, पेड़ लगेंगे, उतना ही वहाँ पे पानी रुकेगा। वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उससे इंक्रीज होगा। Hi, my name is Dr. Lior Asaf. I'm the new water attaché in the Israeli embassy in New Delhi, India. Israel and India have a very close relationship, and following the decision by the government of Modi, they decide that Israel will designate a professional technical expert in the water sector to be the new first-time water attaché that promotes the relationship in the water sector between Israel and India. I'm coming from a long career, mainly in the academic. I did a PhD water resources management, and later on I work in the private sector 15 years all over the world, in Tanzania, in Africa, in Congo, Ghana, Angola, Kenya, and more. And as well in this region, in Sri Lanka, Central America, in Honduras, in Haiti, in Turkey, and many other countries. My work includes water resources assessment for both water supply for agriculture,
water supply for cities, master plans for regional and for entire nation. Today I'm here in the Bundelkhand region that selected a few years ago to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundelkhand region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholder from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution both on groundwater as well as surface water, and combine the engineering knowledge with the agronomical knowledge, and to build a resilient system that can supply water through year around and allowing 3 crop rotation instead of 2 rotations these days. This result with greater income to the local farmer, with greater resilience for the system to supply water even in drought years when there are less water from natural resources, and overall to achieve a goal of sustainable income and sustainable agriculture here in Bundelkhand region that considered to be one of the affected and the less provided region in India. मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं नेटाफेम इरिगेशन को प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे बुंदेलखंड एरिया में जो फ्लड इरिगेशन के द्वारा ये पारंपरिक खेती करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आके जो हम लोग ड्रिप इरिगेशन का यहाँ पे प्रचलित किया और स्थापना कराई, ठीक है। ये हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है उसका ये हेड यूनिट पार्ट है। ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है जो हमारे पंप के द्वारा जो सैंड आती है उसको यहीं पे रिमूव कर देता है। और फिर उसके बाद जो भी बालू हमारी छोटी पार्टिकल जो भी आगे बढ़ जाती है तो हमारा ये जो स्क्रीन फिल्टर है वो इसको रिमूव करता है। फिर हमारा पानी इस पीवीसी पाइप के थ्रू हमारा फील्ड में पहुंचता है। ये हेड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फर्टिलाइज़र टैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे ये क्या है, फर्टिलाइज़र हम वाटर सोल्यूबल इसमें यूज करते हैं और फील्ड में हम सप्लाई करते हैं। जैसा क्या था, फार्मर लोग पहले छिड़काव विधि के द्वारा फर्टिलाइज़र या छिड़काव विधि के द्वारा करते थे तो उसमें समस्या उनको आती थी, सोर्सेज ज़्यादा लगते थे, लेबर लगते थे। अब इस फर्टिलाइज़र टैंक के द्वारा हम यहीं से काम कर सकते हैं। So I'm Randhir Chauhan. I'm the managing director for Netafim Irrigation India, which is a wholly owned subsidiary of Netafim Limited, Israel. To start with, I have visited Israel close to 100 times, and those who are learned and read around, they always have an impression that there is a water scarcity in Israel. And the moment you land in Israel, actually you see the landscape around you, you go to the hotel and then you meet people and go to their houses and you see common places. I mean, you won't realize that there is an issue of water scarcity in Israel. Now, one wonders that if about 60% of that country is like a desert and the water or the rainfall is so less, why don't you feel it, right? So there must be something right which Israel probably is doing in the area of water management. And with my exposure, I learned it is because of following things. The first is they have the right policies. The second one is that they have a tremendous awareness. You see that people are aware that there is an issue of water and we need to conserve that water.
The third one, they have developed a state-of-art infrastructure to implement those policies and the things they want to do with this water scarcity. And then comes to the innovation to extract value of each drop in Israel. I think these are the four broad pillars which gives you that feeling that the water is in abundance at Israel. So from Israel, let's come back to India. So when you come to India, I mean, there are studies and they show you that by 2030, the demand and supply is exactly 100% gap. It's going to be twice, right? Again, talking about numbers, about 256 districts out of 700 districts, they have a different level of water stress already. And think about it, that in our country, the situation during the summer, that television or newspaper or you travel, you come across situations where in rural and urban areas, people are queuing up for water and they don't have even enough water. I think this is a good enough reason that we collaborate. And that is what I think everybody realizes, from policymakers, politicians, and also the technocrats on both sides. And that is where I think this collaboration started, and it has to go very long way. When it comes to Netafim, we deal in agriculture, and the water used in agriculture is in irrigation. So let me give you a context. 90% of our drinking water is extracted from the ground, and about 70% of agriculture water is also extracted from the ground. Since it is below the ground, the crisis is not visible. We have to bore deeper and deeper to get that water, but this water is limited. Now, let me come to this agriculture. The 70% of water where it is going, drip irrigation technology improves the water use efficiency about 40 to 50%, according to the studies in India and abroad. So I just said 70% of the water gets used in agriculture. Think about it. If you improve that efficiency even by 20, 30, 40%, it's a very, very significant impact it would create on the usage of water and make that water available for other areas. And this is what we have been doing country after country after we started in Israel in 1965. So we came to India about 25 years back, and we have reached to we reach every year about 1 lakh farmers. And if you look at this technology and what it has done, all put together by all players, we have reached more than 1 crore of farmers. इसके पहले मैं जो है चना, गेहूं, मटर, सरसों की खेती करता था। उसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने की वजह से श्री महेंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं,
उनके द्वारा हमारे लिए जो है बताया गया कि आप जो है ये खेती छोड़ के सब्जी की खेती कीजिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पिछली वर्ष उन्होंने जो है हमारे यहाँ तिवारी जी का नंबर दिया, तिवारी जी के द्वारा नेटाफेम ड्रिप लगाया गया। तो हम मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और शिमला मिर्च है, इसकी जो है सब्जियां तैयार की। इसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुई। इसलिए इस वर्ष भी मैंने जो है दूसरा नेटाफेम का ड्रिप लगवाया और आगे चल के पिछली वर्ष 4 एकड़ में किया था, इस वर्ष 9 एकड़ में कर रहा हूँ। अच्छी जो है उम्मीद भी है कि आगे चल के हमारी खेती अच्छी होगी, हम सफल किसान बनेंगे। तो पहले की मैं जानता हूँ कि मेरे देखते देखते ही पहले मैं पारंपरिक खेती करता था, जो कि क्यारियों में लगाते थे खेतों में नॉर्मली तरीके से, और उनमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, कुछ भी करना पड़ा, पानी भी ज़्यादा लगता था। लेकिन मतलब अगली साल से मैंने जो ड्रिप की पद्धति अपनाई है उसमें मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ पानी की बचत ज़्यादा है उसमें, पानी की बचत और मेहनत भी कम है और लंबे समय तक इसकी खेती चलती है। पहले की खेती में 1-2 महीना काम मिला तो 120 रुपया मिलती। जब से कछुआरे लग गया, जब से 10 महीना काम मिलते हैं 200 रुपया हो गए। पहले बोते गेहूँ, मटर, चने, अब कछुआरों लगन लगू, नई फसल बबन लगी। तो अब हम पने जो भी काम करती, पहले 1-1 महीना काम करने आउत तू, साल में 2-3 महीना, अब रेगुलर 10 महीना काम करने आते और जो काम करते रहती ही। बस पने फसल में हिल्ली से लगे ही। पहले मिलाती 100 रुपया, 150 रुपया, मिलने लगी 200-250 रुपया। जैसा काम है जैसे दाम है यहाँ। हेलो, आई एम वीके उपाध्याय, Director Ground Water Department, Uttar Pradesh. I am just going to tell you about the Indo-Israel project, which is going to be happen with government of Israel as well as government of Uttar Pradesh. तो अभी क्या है कि अभी ये इजराइल वाले लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने ये बुंदेलखंड में जो समस्या थी, जैसे कि यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ हार्ड रॉक एरिया है, यहाँ पानी की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी जब हम निकालना शुरू करते हैं मानसून के बाद, तो बहुत जल्दी कुएं, ट्यूबवेल सब सूख जाते हैं और खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने सोचा, यूपी गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स इजराइल के साथ, कि इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने इजराइल गवर्नमेंट के साथ सोचा कि एक हम लोगों ने इनके साथ 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारे किसानों की खेती और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस वजह से इस गंगावली विलेज को एक मिनी प्रोजेक्ट के रूप में, मिनी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है और इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। इजरायली टीम भी आई हुई है। इनमें हम लोगों ने एक इनकी इजरायली कंपनी है पेलजी मैन, उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, ऑफ कोर्स इसराइल सरकार के सहयोग से। वो भी यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने सुबह से पूरे क्षेत्र में घूमा है, देखा है कि इसमें क्या समस्या है, इसमें क्या किया जा सकता है। गाँव वालों से भी बात हुई है, आप लोगों से भी बात हुई है, उससे ये लोग बड़े उत्साहित हैं, हमारे प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए तैयार भी हैं और हम भी बड़े उत्साहित हैं कि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में पानी की समस्या को बहुत हद तक दूर कर पाने में सफल होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट धरातल पे सफल नहीं हो सकता। हमारे जो पुराने किसान हैं, जो वृद्ध किसान हैं, हो सकता है कि वो इस नए ट्रेडिशन को न अपना पाएँ, लेकिन हमारे जो युवा हैं इनको आगे आना होगा। वो बहुत इंथुजियास्टिक हैं, उनके अंदर जोश है। उन लोगों ने ये हमें प्रॉमिस भी किया है कि हम इस चीज़ को अपनाएंगे और अगर धीरे धीरे करके कुछ लोगों को जब इससे फ़ायदा दिखेगा,
जब इस नई तकनीकी को, नए बीज को अपनाने से, नए पद्धति को अपनाने से फ़ायदा होगा तो धीरे धीरे सारे किसान स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ये सही बात है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई क्रांति नहीं होने जा रही है। इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप अपनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये गांव, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा होगा कि लोग दूर से आएंगे, इसको देखेंगे और अपने एरिया में भी जाकर के इसको अपनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसके। धन्यवाद। जिस तरीके से वो लोग बता रहे थे, तो अगर वो उस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ लगाते हैं तो हमें ये आशा है कि भविष्य में निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा हमें। और पानी ही किसान के लिए मेन है और पानी अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो स्वाभाविक है कि हम लोग 2 फसलें लगा रहे हैं, आज हो सकता है कल 3 लगाएं। तो आशा तो है, वो लोग वहाँ से आए हैं, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, तो स्वाभाविक है कि वो अच्छे के लिए कर रही होगी हम लोगों की। So last and not least, I would like to say to the citizens and the public in India that water is not only issue for the government and for the political figure. You and yourself and all your family and everyone that hear this program should encourage water conservation in their home and yard and promote education and awareness of the public. We need to come together and remember, Paani Bachao, Bharat Ko, our Samadrij Banao. स्वच्छता